करूँ? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको वर्णमाला और स्वरों की मात्रा के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, व्याकरण को पढ़ने से पहले वर्णमाला को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हर भाषा के वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। ऐसे ही संस्कृत में भी वर्ण दो प्रकार के हैं। वर्ण के भेद: स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। दूसरा, व्यंजन जिन वर्णों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, पहला वर्ण जो है हमारा स्वर। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है। इसके उच्चारण अपने आप आधार बिना वर्ण की सहायता के होते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये वर्ण आ से लेकर औ तक होते हैं। जैसे हिंदी में स्वर होते हैं, उतने ही संस्कृत में स्वर है और इसका उच्चारण वैसे ही होता है जैसे हिंदी में होता है। दूसरा भेद देखो, वर्ण का व्यंजन। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है, वह व्यंजन वैसे ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। संस्कृत भाषा में भी 33 व्यंजन है। यह व्यंजन का से हा तक होते हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा में भी व्यंजन जो है वो 33 है और ये का से लेके हा तक होते हैं। इसका भी उच्चारण वैसे ही किया जाता है जैसे हम हिंदी व्यंजनों का और वर्ण का करते हैं, स्वर का करते हैं। बच्चों, अब मैं आपको मात्रा के बारे में पढ़ाऊंगी। मात्रा शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वरों का चिन्ह मिलाया जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्रा का ज्ञान आप ही की बुक में से है। 11 स्वरों की मात्राएं सभी व्यंजनों के साथ लगाकर नए नए शब्दों का निर्माण करती है। जैसे स्वर, मात्रा, व्यंजन, शब्द। स्वर आ, आ की कोई मात्रा नहीं है। व्यंजन क जमा आ का। शब्द कमलम। कमलम मतलब कमल। स्वर आ की मात्रा आ का दंडी होता है का जमा आ। क्या हो गया? व्यंजन का। और शब्द का कहा मतलब कौवा। ई की जो मात्रा होती है वह व्यंजन के आगे से लगाई जाती है। क जमा ई की। इसका शब्द है किम। किम क्या। ई जो है ये व्यंजनों के पीछे से लगाई जाती है और इसका उच्चारण करते समय हमें इस स्वर को तेज और ऊंचा बोलना चाहिए, तेज और लंबा। जब हम इसके ई की मात्रा जब हम बोलेंगे, जब इसका स्वर जो इसका उच्चारण करते समय इसके शब्दों का उच्चारण जब हम करेंगे, तब हमें लंबा और ऊंचा बोलना चाहिए। क जमा ई की। तो क्या हुआ? किटहा। किटहा मतलब कीड़ा। विसर्ग है इसलिए इसमें हमें आ का स्वर आएगा किटहा। विसर्ग दे रखा है इसीलिए। तो क्या हो गया? कीड़ा। ऊ जैसे मैंने बताया, ऊ जो है व्यंजनों के नीचे लगता है। क जमा उ कु। इसका शब्द बनेगा कुक्कुठा। कुक्कुठा।
यानी कि मुर्गा। हा की आएगी कुक्कुठा, हा मुर्गा। ऊ, ऊ की मात्रा भी व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। क जमा ऊ, इसको भी बोलते समय इसका उच्चारण जो है वो लंबा और ऊंचा होता है, कू। तो शब्द क्या बनेगा, कुपहा, कुपहा। विसर्ग है इसलिए आ की ध्वनि आएगी, कुपहा, कुहा। री, रा जो है वो व्यंजनों को 3 तरह से लगाया जाता है। क जमा री मतलब क्री, तो इसको क्या बन जाएगा, कृष्ण। कृष्ण मतलब काला, और श्री कृष्ण। ए, ए जो है वो व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। का जमा ए मतलब के, के के मतलब केशः, केशः, केश और विसर्ग इसलिए हा, केशः मतलब बाल। ए भी मात्र ऊपर से लगाई जाती है, 2। ए जो है वो एक ही मात्रा होती है और ए जो है वो 2 की, मतलब के जमा ए मतलब कै। तो कै कस, कैकस, कैकस। तो कैकस मतलब कै कस, सह, सह के साथ आ की आवाज आएगी, अह, कैसह, राक्षस। औ भी वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। क जमा औ, को, को, क जमा औ, यानी कि इसको शब्द क्या बनेगा, कोकिला, कोकिला, कोकिला मतलब कोयल। औ भी वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। क जमा औ क्या बन जाएगा, क, क से क्या शब्द बना है, कौस्तुभः, कौस्तुभः। वह विसर्ग है इसीलिए कौस्तुभः, इसका अर्थ क्या बन जाएगा, मणि। सबने देखे मणि कैसी होती है। हाँ, सभी व्यंजनों के साथ मात्राएं लगाकर अभ्यास करें, किंतु रा के साथ ऊ और ऊ की मात्राएं लगाते समय विशेष ध्यान दें। बच्चों, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, ऊ और ऊ की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है, पर रा व्यंजन में यह मात्रा व्यंजन के दाईं तरफ लगाई जाती है। जब रा के साथ हम ऊ और ऊ लिखेंगे, ये व्यंजनों के दाईं तरफ लगाई जाएगी। जैसे कि रू, रू मतलब रुद्रांश, रुगणा, रुचिः, रुचिः, विसर्ग इसलिए रुष्टः, गृह। ठीक है, विसर्ग आएगा इसलिए वो हा का प्रोनाउंसिएशन होगा, उसका उच्चारण जो है वो हा का आएगा। रुद्रांशः, रुगणः, रुचिः, रुष्टः, गृह आदि। अब रू, रूपम, रूप्यकम, रुष्टम, रुषः, रुष्यति। तो ये जो है इसका उच्चारण जो है वो ऊंचा जाएगा, रूप्यकम, रूप्यम, रुष्टम, रुषः, रुष्यति आदि। तो बच्चों, ये जो पार्ट है वो आपकी बुक का है। अभी हमने उससे पहले जो पढ़ाया था वो भी हिंदी में था अधिकतर, और ये भी जो है जो पार्ट है वो भी हिंदी में। पर आने वाला जो मैं पार्ट पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो लिंक होगा, वो पूरा संस्कृत में होगा, इसीलिए उसको बहुत ध्यान से, इससे पहले इन दोनों पार्ट को आपको अच्छे से, जो भी काम है, जो भी क्लास वर्क है, होमवर्क है, बुक जो है उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए संस्कृत आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आए। आगे जा जाके यही सब्जेक्ट, यही संस्कृत जो है आपको बहुत अच्छी पसंद आने लगेगी, और आपका ये लोक मतलब प्रिय सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सबके लिए प्रार्थना करिए, सबको अपनी दुआओं पे याद करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।